हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ लैंड वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉइल। अगर आपने मेरी इस चैप्टर की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को टॉपिक सॉइल। ठीक है, चलिए चलिए सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो ये देखिए आपकी पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। सॉइल हम किसे कहते हैं? एक ऐसी थिन लेयर ग्रीन सब्सटेंस की। ग्रीनी मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे हमारी ग्रेन्स नहीं होती है सॉफ्ट सॉफ्ट सी, ऐसे बिल्कुल ऐसी पाउडर जैसी, तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा एक ऐसा ग्रेन टाइप का सब्सटेंस जो हमारी अर्थ के सरफेस को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। आप ऊपर से जो हमें पूरी ये जो लेयर दिखाई देती है वो किस चीज से बनी हुई होती है? हमारी सॉइल से बनी हुई होती है। तो ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको सॉइल की डेफिनेशन मिलती है, व्हाट इज सॉइल। तो एक ऐसी थिन लेयर ग्रीन सब्सटेंस की, ग्रीन जैसे सब्सटेंस की जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है, हम उसे सॉइल कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और ये काफी हद तक लिंक्ड होती है लैंड जैसी तो होती है। लैंड और सॉइल में कितना फर्क है? ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, सो लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब देखिए, अब हमें हर जगह का लैंडफॉर्म क्या बताता है? हर जगह के सॉइल का टाइप। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लैंडफॉर्म हो तो वहां पे ऐसा सॉइल पाया जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लैंडफॉर्म है तो यहाँ पे ऐसा सॉइल पाया जाएगा। ठीक है, सो सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर, रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब बात आती है सॉइल किससे बना हुआ होता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए सेगमेंट प्लान कीजिए। सॉइल हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? सॉइल हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, मिनरल से बना हुआ होता है और वेदर रॉक से बना हुआ होता है जो हमारे अर्थ पे मिलती है। वेदर रॉक मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जो रॉक्स हमारी वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है उन्हें हम वेदर रॉक कहते हैं। वेदरिंग भी दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने उस दिन ग्लोसरी में से एक्सप्लेन भी किया था। तो वेदर रॉक का मतलब, वेदरिंग का मतलब क्या है? जब कोई भी रॉक हमारी जो ब्रेक हो गए, डिके हो गए, पुरानी हो गए, बहुत देर से ऐसी ही पड़ी होने की वजह से, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से, जैसे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है एक साथ, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रख दी गई है, तो जब वो टूटने लग जाती है हाई या लो टेम्परेचर की वजह से, अलग अलग एक्शंस की वजह से, उनके अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें क्या होता है? वो टूटने लग जाती है धीरे करके और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फ्रॉस्ट चेंजेस के, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो इन सब की वजह से क्या होता है? जब वो रॉक टूट टूट के रॉ सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और जो सॉइल हम, जो रॉक्स हमारी वेदरिंग के प्रोसेस से हुई बनी होती है, सॉइल में कन्वर्ट हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर रॉक कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल हमारे किस चीज से बना होता है? जनरली ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, मिनरल से बना होता है और वेदर रॉक से बना होता है जो हमें अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, सो दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रोसेस होती है जिससे हमारा सॉइल फॉर्म होता है, वो कौन से प्रोसेस से बनता है? वेदरिंग की ही प्रोसेस है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और जब हम, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एक साथ राइट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं, जब हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट होते हैं किसी जगह, तो क्या होता है? हमारा सॉइल फर्टाइल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे लिए एक लैंडस्लाइड के ऊपर केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी है। ठीक है, सो लैंडस्लाइड्स के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ रखा है। लैंडस्लाइड जनरली क्या होती है? लैंडस्लाइड जब हमारी अर्थ नीचे, दो अर्थ के नीचे जो मास मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, जब वो मास मूवमेंट्स की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारी अर्थ बीच में से ऐसे चढ़क से आती है, ऐसे खुल से आती है फिर अचानक से, तो जब वो इस तरीके से जमीन में कुछ क्या होते हैं, जब कुछ क्या कहते हैं, कुछ मूवमेंट्स होने की वजह से हमारी अर्थ के बीच में इस तरीके से वो आ जाती है, दरार सी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड्स कहते हैं, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris or the earth down a slope. तो लैंडस्लाइड जनरली क्या है? तो ये एक टाइप की मास मूवमेंट को डिसाइड किया गया है। ठीक है, मतलब डिफाइन कैसे किया गया है लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड्स वो मूवमेंट है, मास मूवमेंट एक रॉक का, डेवरिस का, ठीक है, जो अर्थ के नीचे हमारे जो रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं ना, जब वो मूव कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है, दे ऑफन टेक प्लेस इन ए कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स। और ये ज्यादातर क्या, कब फॉर्म होती है लैंडस्लाइड्स? कब वो लैंडस्लाइड ज्यादातर होती हैं? कब होती हैं? अर्थक्वेक के समय हो जाती हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के समय उनके मूवमेंट्स में ज्यादा असर पड़ता है तो वो हो जाती है। ठीक है,
फ्लड्स के समय हो जाती हैं, और वॉल्केनोज जब फटते हैं, कभी कभी जब वॉल्केनोज इरप्शन होता है तब भी ये हो जाती हैं, ठीक है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड जब बहुत लंबे समय तक रेन होती रहती है तो वो क्या होता है, वो भी कई बार लैंडस्लाइड, हैवी लैंडस्लाइड का कारण बन जाती है। और कई बार क्या होता है, इससे क्या होता है, जब एक ही जगह रेनफॉल होती रहती है तो फिर वो रिवर का फ्लो क्या होता है, लैंडस्लाइड, वो जब बीच में से लैंडस्लाइड हो जाती है तो रिवर का फ्लो भी हो जाता है, बंद, बीच में ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना, ठीक है। The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting। और जब कोई रिवर ब्लॉक्स जब क्या होते हैं, जब रिवर ब्लॉक्स फॉर्म होने लग जाते हैं इस तरीके से, किसी का पानी भरने लग जाता है, तो बहुत ज्यादा ये हजार्ड, मतलब हावक हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी भरने का डर है। जब कोई भी ऐसी जगह, मतलब आप सोचिए वहां पे जब रिवर ब्लॉक्स की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे खराब होगा रास्ता, तो वहां पे पानी भरेगा नीचे, और जब नीचे पानी भरेगा तो क्या होगा, हमारे जो सेटलमेंट्स है वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा, है ना। In the hilly terrain, landslides have been a major and widespread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। और अगर हम हिली टेरेन की बात करें, मतलब हिली एरिया की बात करें, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स एक बहुत ही मेजर और वाइडली स्प्रेड, मतलब बहुत खतरनाक एक नेचुरल डिजास्टर है जो लाइफ पर एक साथ असर डालता है, लाइफ को खत्म करने के लिए, और ठीक है, और प्रॉपर्टी पे भी असर डालता है, जो लोगों की जमीन है, जो लोगों के पास इकोनॉमी, वहां पे बहुत नुकसान कर देता है, और एक मेजर कंसर्न की पोजीशन ले लेता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज कि उसे कैसे बताएं, ऐसा फॉर्म वो ले लेता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें केस स्टडी दी है लैंडस्लाइड के ऊपर, ये कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पेंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नापुर in Kinnaur, district of Himachal Pradesh and damaged 200 meter stretch of old Hindustan Tibet road, ठीक है, तो नेशनल हाईवे 22। तो यहाँ पे एक बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी, कहाँ पे, पेंगी विलेज है एक, ठीक है, रैकोंग प्यू में, किन्नौर में, कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, इस लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे 200 मीटर की एक ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाई थी, मतलब हिंदुस्तान तिब्बत रोड उसका नाम था। तो वो क्या हुआ, वहां पे एक 200 मीटर की वहां पे एक ऐसी रोड थी, नेशनल हाईवे 22 जिसे हम भी कहते हैं, ठीक है, वहीं के पास थी। तो उसने क्या किया वहां पे, this landslide was triggered by intense blasting at Pengi village। अब पेंगी विलेज में एक ब्लास्ट हुआ था, जिससे क्या हुआ, ये लैंडस्लाइड भी ट्रिगर हो गई, मतलब इसी उसी ब्लास्ट की वजह से ये लैंडस्लाइड हुई थी। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लो collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages। अब उस ब्लास्टिंग वजह से क्या हुआ, एक वीक जोन था स्लोप का, ठीक है, एक बहुत नाजुक से आप समझ लीजिए, एक बहुत हल्की वैसी होगी स्लोप, ठीक है, ऊपर से पत्थर वत्थर बहुत ज्यादा हल्के होंगे, तो वहां पे क्या हुआ, वो एक साथ गिर के, एक साथ ऐसे एक दूसरे को धक्का देने के लिए कोलैप्स हो गए, ठीक है, टूट गए। तो उससे क्या हुआ, वहां पे लैंडस्लाइड भी हो गई, है ना। लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड इतनी नहीं हुई है जितनी वहां पे, लैंडस्लाइड भी इतनी हो गई, लेकिन वहां पे जो ऊपर से पत्थर गिरे उसकी वजह से उन्हें और नुकसान पहुंचा, और जो उस रोड थी और उस रोड के पास जो नियर बाई विलेजेस थे, नियर बाय विलेजेस, उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंचा था, ठीक है। The Pengi village was completely evacuated to avoid any possible loss of life। और उस टाइम इस पेंगी विलेज को पूरा खाली कर दिया गया था, क्यों, पेंगी विलेज जो था उसे पूरी तरीके से वैकेटेड कर दिया था, वैकेटेड मतलब खाली कर दिया गया था, ताकि लोग, क्योंकि लोगों के मन में भी डर बैठ गया था कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए, तो लोग वहां से निकल लिए थे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास मिटिगेशन मैकेनिज्म। अब मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब भी थोड़ा अलग है, समझ पा रहे हैं हम क्या मतलब इसका। सो मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब है, आजकल जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी हाई चल रही है ना, तो एक टाइप के हम किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं, चलिए, ओके, हाँ। Advancements in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them। तो अब देखिए हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स में जिस तरीके से आजकल साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आजकल हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुके हैं।
तो उसने क्या किया, हमें मतलब अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प की, एम्पावर किया है, ताकि हम कुछ ऐसे फैक्टर को समझ सकें जो लैंडस्लाइड को कॉज करते हैं, और हम लैंडस्लाइड के समय किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स यहाँ पर बताई गई है लैंडस्लाइड की, कि हम किस तरीके से, हमें क्या क्या लैंडस्लाइड के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे हमें ऐसी जगह कम रुकना चाहिए जो लैंडस्लाइड्स के बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, जो लैंडस्लाइड जहाँ पे होती रहती है ना। हैंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, इसलिए ऐसे एरिया में हमें बिल्डिंग्स खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड अगर इतनी ज्यादा होती है तो ऐसे भी हो सकता है कि आप, क्या पता आपकी बिल्डिंग के आसपास कहीं फिर से लैंडस्लाइड हो जाए और आपकी बिल्डिंग भी गिर जाए और आप भी ना बचे, है ना। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, और हमें रिटेंशन वॉल बनानी चाहिए। आपने अगर देखा होगा, आप कभी माउंटेन्स वगैरह पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बड़ी बड़ी माउंटेन्स के आगे वॉल्स खड़ी होती हैं, है ना। तो जिन जगह ये नहीं भी है तो ऐसी जगह ऐसे वॉल्स खड़ी करनी चाहिए माउंटेन्स के आगे, अगर वहां पे लैंडस्लाइड जैसी कुछ चीजें हो रही हैं तो वहां से लैंडस्लाइड से बच सकें, है ना। इसी तरीके से इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, हमें वेजिटेशन कवर बढ़ाना चाहिए ताकि हम लैंडस्लाइड से बच रहे हैं। ठीक है, हम अगर वेजिटेशन कवर बनाएंगे मतलब फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे, तो लैंडस्लाइड को वो रोक पाएंगे, है ना। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क हाउ टू द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। ठीक है, अब ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। ठीक है, ये क्या करती है, ये मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि रेन वाटर स्प्रिंग फ्लोज की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसे भी रोकती है। ठीक है, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, ये आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपके अगर टेक्निक स्कूल में लिखने के लिए आया, मतलब आपके पेपर वगैरह में, स्कूल वगैरह में पेपर वगैरह होते हैं, तो आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी अच्छे से माइंड में बैठाइएगा। ठीक है, देखिए अब आपको फिगर 2.3 सॉइल प्रोफाइल दी गई है। यहाँ पे हमें बताया गया है, देखिए हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे हम प्लांट्स उगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये होती है हमारी टॉप सॉइल। क्या होती है, हमारी टॉप सॉइल होती है, जिसमें हमारे ह्यूमस भी होता है और वेजिटेशन भी होती है, यहीं पर हम वेजिटेशन करते हैं, यहीं पे हम ह्यूमस, यहीं पे हमें ह्यूमस मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सब सॉइल। सब सॉइल में क्या होता है, हमारे सैंड होते हैं। ठीक है, ये वाली जो फिगर है ये हमारी सब सॉइल है। ठीक है, ये वाला जो आपको दिखाया गया पार्ट, इसमें क्या होता है, हमारा सैंड होता है ना, सिल्ट होता है, ठीक है, और क्ले भी होती है। ठीक है, और हमारी ये येलो कलर का, ये जो है ये हमारी वेदर रॉक मटेरियल, यहाँ पे हमें वेदरिंग रॉक मिलती है। अभी वेदर रॉक मैंने आपको बताया था, कौन सी रॉक, जो वेदर की कुछ वेदर के क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से फॉर्म होती है सॉइल में। ठीक है, तो ये वेदर रॉक है हमारी। ठीक है, और उसके नीचे हमारी पेरेंट रॉक है, ये सबसे मेन पार्ट है जहां से हमारा सॉइल बनता है, पेरेंट रॉक है, इसी से हमारा सॉइल बनता है। ठीक है, तो हमारी सॉइल की प्रोफाइल है। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और दिया है, डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अगर आप जानते भी हैं, मतलब हमारा सॉइल को बहुत टाइम लगता है, बहुत ऐसा टॉपिक है, कई लोग सोचते होंगे कि सॉइल को बनने में क्या है, लेकिन सॉइल को 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर, आप समझे 1 सेंटीमीटर कितना सॉइल है, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में भी 100 ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, एक 1 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सो जो मेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी सॉइल फॉर्मेशन को, वो कौन से हैं? पेरेंट रॉक का नेचर, की हमारी पेरेंट्स रॉक्स कैसी हैं, ठीक है, और उनके क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, वहां पे कैसा क्लाइमेट हमें मिल रहा है। ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, हो गई हमारी टोपोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन पर असर डालती है। ठीक है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और टाइम कितना हम खर्च कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल कितना रोल, मतलब अपना रोल निभा रहा है, कितना हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और टाइम जितना हमने सॉइल की फॉर्मेशन के लिए उसे दिया है, कंपोजिशन के लिए उसकी, ये भी हमारा सॉइल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जितनी भी हमें चीजें बताएंगे ये हर जगह डिफर करती हैं, कि कहीं पे कैसा प्रेजेंट है कुछ, तो कहीं पे कैसा प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाई गया सॉइल की पूरे एक डायग्राम है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं?
कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं? सो पेरेंट रॉक क्या करती है? पेरेंट रॉक हमारे पास असर डालती है कि कुछ ये जो पेरेंट रॉक्स होती हैं ये उस सॉइल को ये डिसाइड, सो हमारे सॉइल को ये डिसाइड करते हैं कि उनका कलर कैसा रहेगा, उनका टेक्सचर कैसा रहेगा, उनकी कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, कैसे मिनरल्स उनमें रहेंगे, उनके कंटेंट में क्या क्या मिक्स होगा, परमेबिलिटी भी बताती है ये, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर रिलीफ की बात करें तो रिलीफ भी हम सॉइल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो एल्टीट्यूड और स्लोप को डिसाइड करता है, ठीक है। और डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को भी बताता है कि कितना, मतलब हमें बताता है कि कितना सॉइल एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। और ऐसे ही फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेन्स ये भी सॉइल के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी उसके लिए, ठीक है, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस और फॉर्मेशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन कि कितना ह्यूमस हमारे सॉइल में रह पाएगा, ठीक है। चलिए, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वहां पे? जैसे क्लाइमेट होगा तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर डिसाइड करेंगे वो। रेनफॉल इन्फ्लुएंस क्या करती है? रेनफॉल वेदरिंग की प्रोसेस को, रेट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर ज्यादा रेनफॉल होगी तो उससे क्या हो सकता है? हमें वेदरिंग की प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकती है ना, ठीक है। और ह्यूमस फॉर्मेशन भी अफेक्ट हो सकती है। और अगर हम टाइम की बात करें, टाइमिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है। ये थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल बताती है कि सॉइल कितना मोटा रहेगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है, ठीक है। सो ये थी हमारी फिगर 2.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। दो फैक्टर्स हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पे वो पता चला, ठीक है। हम इसे छोटी सी पहले एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। In India, soils could be alluvial, black, red, and laterite, desertic and mountainous soils. ठीक है, तो हमारे इंडिया में कई टाइप के सॉइल हो सकते हैं। एलुवियल भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है, लेटराइट भी हो सकता है, डेजर्टिक भी हो सकता है और माउंटेन सॉइल भी हो सकता है। सो कलेक्ट ए हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है? अब आपको कई सारे पूरे मुट्ठी भर एक तरीके से सॉइल इकट्ठे करने हैं और उन्हें ऑब्जर्व करना है। हाउ आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से आपको डिफरेंट करने हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, ठीक है, कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा सॉइल हमारे लिए, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए कमी पड़ती आ रही है। सॉइल हमारा वेस्ट में वेस्ट होता जा रहा है, सॉइल मतलब हम सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वो डिग्रेड हो रहा है हम ये पढ़ेंगे। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि हम क्या मेथड्स अपना सकते हैं सॉइल को वापस कंजर्व करने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. तो soil erosion और depletion ये major threats हैं, सबसे बड़ी वो है threats हैं soil के resource पर, ठीक है। डिप्लेशन मतलब आप समझते हैं, डिप्लेशन मतलब क्या है? डिप्लेशन मतलब रिडक्शन, मतलब किसी चीज का कमी होना, ठीक है। सॉइल की जो कमी हो रही है, इरोजन हो रहा है, वो सबसे बड़े थ्रेट्स है सॉइल के एसो, मतलब सॉइल की सबसे बड़ी वेस्टेज वाली चीज है जो हमारे सॉइल को वेस्ट कर रही है, ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल पर असर डाल सकते हैं। फैक्टर्स व्हिच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब जो मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल पर असर डालते हैं वो डिग्रेडेशन करने के लिए उसे, तो वो कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा ग्रेजिंग करना है। ओवर ग्रेजिंग मतलब जब हम, जो हमारे कैटल टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे शीप टाइप एनिमल्स होते हैं, ठीक है, शीप हो गई, हमारी काऊ वगैरह हो गई, तो जब हम इन्हें ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, मतलब ज्यादा हम करवाते हैं ग्रेज उनसे, तो क्या होता है? तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करने चाहिए, ना ज्यादा क्या पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए। रेन वॉश, ज्यादा रेन वॉश होना और हमारी लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स भी एक बहुत बड़े रीजन है इसी चीज के, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, हाँ, सो अब हम पढ़ने वाले हैं सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स बताए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, जैसे जिन मेथड से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, हमें यहाँ वो मेथड्स कुछ बताए गए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मेथड है हमारा मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? ठीक है, मल्चिंग हम फिगर की मदद समझेंगे।
आपके बुक में ज्यादा इमेजेस नहीं थी तो मैंने आपको यहाँ पर इमेजेस लगा दी है ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो मल्चिंग का मतलब क्या है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। देखिए मल्चिंग में क्या करते हैं, मल्चिंग में एक बेयर ग्राउंड मतलब सूखा टाइप का ग्राउंड, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हम प्लांट्स के बीच में प्लांट्स को उगा के हम उसमें बीच में प्लांट्स के बीच जो हम रो वाइज उगाते हैं प्लांट्स को, और उनके रो के बीच में हम उसमें कई सारे मटेरियल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स घुसेड़ देते हैं, मतलब उसमें लगा देते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉ जैसे हमने स्ट्रॉ डाल दी, बैम्बू टाइप के डाल दिए, ठीक है, इस टाइप के हमने कई सारी चीजें उनके बीच में भर देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं, वो सॉइल के मॉइस्चर को रोकने में मदद करते हैं। देखिए हमें फिगर में भी दिखाया गया है, यहाँ पर हमने यहाँ प्लांट्स लगाने हैं, प्लांट्स के बीच में हमने कई सारे ऐसे मटेरियल्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमारे काउंटर बैरियर्स में क्या होता है, काउंटर बैरियर्स में हम क्या करते हैं, स्टोन्स ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ठीक है, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसमें क्या करते हैं हम, स्टोन्स हो गए, हमारे ग्रास हो गए, सॉइल हो गए, हम इसे काउंटर्स के साथ साथ हम वहां पे बैरियर्स लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं वहां पे उनके चारों तरफ बैरियर्स से लगा देते हैं, ठीक है, मतलब क्या यूज करते हैं, हम स्टोन्स लगा दिए, हमने ग्रास लगा दी, सॉइल लगा दी, इस टाइप के हम कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो करके उसके चारों तरफ लगा देते हैं हमारी क्रॉप्स के। जिससे क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि जो हमारा जो सॉइल है वो पानी वगैरह डालने के बाद वो वहीं पे रुका रहे और वहां से आगे नहीं बढ़े, ठीक है। जैसे कि आपको देखिए इस फिगर में भी दिखाया गया है, मैं सिलेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए इस फिगर में भी आपको बताया गया है काउंटर बैरियर्स, इस तरीके से हमने यहाँ बना रखे थे और यहाँ पे हमने काउंटर बैरियर्स लगाए हैं, ठीक है। अब हमारे पास रॉक डैम। सो रॉक डैम में हम क्या करते हैं, रॉक डैम में हम क्या करते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गुलीज वाई एंड फर्दर सॉइल लॉस। इसमें क्या होता है, हम रॉक्स को इस तरीके से एक साथ लाइन में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे वाटर का जो फ्लो है वो स्लो जाता है, और जो हम वो सॉइल लेके आ रहा था वो क्या करता है, वो उस सॉइल लॉस को कम कर देता है। और ये जिस तरह देखिए हमें इस इमेज में भी दिखाया गया, मैं आपको इमेज की मदद से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पीछे से वाटर आया तो इन रॉक्स से उसे रोक लिया, अब जो वाटर जब ओवरफ्लो होगा तो वाटर आगे बढ़ जाएगा और हमारा सॉइल जो है वो वहीं नीचे रुक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम रॉक डैम के प्रोसेस से बचा लेते हैं। अब आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट surfaces are available to grow crops. These reduce the surface runoff and soil erosion. टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं हम, जैसे हमारा पहाड़ी इलाका है मतलब माउंटेनियस रीजन है, तो वहां पे हमने कई सारी सीढ़ियां ऐसी जगह बना देते हैं। उसमें क्या होता है, उन सीढ़ी वगैरह पर हम क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। वहां पे जब से हम फ्लैट सरफेस बना देंगे तो हमारा पानी वहां पे आके रुकेगा, तो वहां पे हमारा सॉइल भी वहां पे रुक जाता है, हमारा सॉइल भी नहीं बहता और पानी भी हमारा जो वाटर है वो भी ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बह पाता। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे टेरेस फार्मिंग में दिखाया है, एरिया आपकी इमेज, यहाँ पे हमने माउंटेनियस रीजन है, हमने यहाँ पे फ्लैट सरफेस जैसी स्टेयर्स टाइप की बना दी है, स्टेप्स बना दिए, सीढ़ी टाइप में बना दिया और यहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग है हमारा अगला। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं, जैसे कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and sown at different times to protect the soil from rain wash। अब हम क्या करते हैं इंटरक्रॉपिंग में, एक साथ कई सारे प्लांट्स को अलग अलग प्लांट्स को एक साथ ग्रो करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे अलग अलग प्लांट्स एक जगह ग्रो होते हैं ताकि हम क्या कर सके, सॉइल और रेन वॉश को बता सके। मतलब आप समझिए कि हमारा एक प्लांट है जो ज्यादा सॉइल नहीं पकड़ सकता, ठीक है, हमारा एक प्लांट है सॉइल को नहीं पकड़ पा रहा ज्यादा टाइम तक, और हमने उसके साथ एक प्लांट और ग्रो कर दिया तो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़े रख रहा है। तो हमारा जो एक प्लांट है वो सॉइल ग्रो नहीं कर पा रहा, हमारा इस तरीके से वो भी ग्रो हो जाएगा, और जो दूसरा प्लांट, क्योंकि दूसरा प्लांट जो है हमारा वो सॉइल को अच्छे से पकड़े रखेगा, ठीक है। चलिए हाँ, और अब हमारा काउंटर फ्लोइंग। सो काउंटर फ्लोइंग में क्या होता है, काउंटर फ्लोइंग में हम क्या करते हैं, फ्लोइंग फील्ड्स, एक मिनट हाँ, ओके चलिए देखिए हमारा काउंटर फ्लोइंग की थी, चलिए हाँ काउंटर फ्लोइंग। So counter flowing में क्या होता है, flowing parallel to the contours of hill so to form a natural barrier from water for water to slow down the slope। इसमें क्या करते हैं हम,
जैसे कि आपको फिगर 2.6 में भी दिखाया गया है काउंटर फ्लोइंग में। हम क्या करते हैं काउंटर फ्लोइंग में, हम फ्लोइंग को इस तरीके से करते हैं, मतलब इस तरीके से प्लांट्स उगाते हैं, इस तरीके से ग्रो करते हैं। एक ऐसी हिल स्लोप पे, एक स्लोप पे, एक माउंटेनियस जैसी स्लोप पे, माउंटेन रीजन जैसी स्लोप पे हमने कुछ नेचुरल टाइप के बैरियर से बना देते हैं वाटर के, जहाँ से हमारा जो ताकि जो हमारा फ्लो है वो स्लो जाता है स्लोप से। ठीक है, हम इस तरीके से देखिए काउंटर फ्लोइंग में आपको दिखाया भी है, ये हमारा इस तरीके से फ्लो जो है हमारा कम हो जाता है, इस तरीके से हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हमारा शेल्टर बेड्स, तो शेल्टर बेड्स में क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब जैसे हमारे कोस्टल और ड्राई रीजन होते हैं, जो सूखी सूखी हवा होती है, मतलब सूखे सूखे सॉइल होता है, जहाँ पे धूल जैसा सॉइल होता है ना, मिट्टी ऐसा सॉइल बिल्कुल वैसा क्या कहते हैं हम, रेता टाइप वाला सॉइल होता है जो हवा से ऐसे उड़ जाता है, जहाँ पे ऐसा सॉइल होता है वहां पे इस तरीके से ट्रीज की रोज को प्लांट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे शेल्टर बेल्ट दिखाया भी गया है, हम इस तरीके से प्लांट करते हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, और देखिए इस तरीके से हम प्लांट करते हैं। जैसे इससे क्या होता है, हमारा जो जितना भी सॉइल उड़ेगा वो हमारा प्लांट्स जो है, हमारे प्लांट्स उस सॉइल को, बड़े बड़े ट्रीज उसे ग्रो करेंगे। ठीक है, और इस सॉइल कवर को बचाते हैं ये वाले ट्री। ठीक है, फिगर 2.7 में। चलिए अब यहाँ पे हमें फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, इसे पढ़ लेते हैं। टेक टू ट्रेस ए एंड बी ऑफ सेम साइज। अब आपको दो ट्रे लेंगे ए और बी एक ही साइज की, ठीक है ना, ऑफ द सेम साइज। मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दिस ट्रे एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। अब आपको क्या करना है, आपको 6 होल्स बना 6 क्या करने हैं, अब आपको उसमें छेद करने हैं। क्या करने हैं, 6 छेद करने हैं, 6 छेद करने हैं इसमें आपको। ठीक है, 6 होल्स करने हैं इसमें से, और सेम अमाउंट ऑफ सॉइल उसमें डाल देना है। ठीक है, लीव द सॉइल इन द ट्रे ए वेयर, और जो आपका सॉइल ए में, जो आपका ट्रे ए में था सॉइल, आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए डाल के, है ना। और जबकि आप सो फीड और राइस ग्रेन्स इन द ट्रे बी, और ट्रे बी जो उसमें राइस या फिर बीट की जो ग्रेन्स होती है आप ट्रे बी में उगा दीजिए। व्हेन द ग्रेन्स इन ट्रे बी हैज ग्रोन फॉर फ्यू सेंटीमीटर, शायद जब जो ट्रे बी में जब वो कुछ जो आपने ग्रेन्स डाली है वो थोड़ी सी ग्रो हो जाए लंबी लंबी सी, तो आपको क्या करना है, प्लेस बोथ द ट्रेज इन सच ए वे दैट दे आर ऑन ए स्लोप। अब आप इस तरीके से उन्हें पकड़ लीजिए कि जैसे कि वो स्लोप पे है। ठीक है, pour one mug of water from the same height into each। जब आपको सेम हाइट से दोनों ट्रेज में वाटर डालना है। कलेक्ट द मडी वाटर एंड दैट ट्रेज इन टू सेपरेट कंटेनर्स। अब जो आपने मडी वाटर उसमें से निकाला आप उसे अलग अलग कंटेनर्स में दोनों में सेपरेट करके अलग अलग रख लीजिए। ठीक है, फिर आप उसमें देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कलर अब आपको क्या करना है, collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in two separate containers and compare how much soil is washed out of each tray। फिर आपको नोटिस करना है कि दोनों ट्रेज में से कितना कितना सॉइल जो है वो हमारा मतलब क्या हुआ है, वॉश हुआ है, मतलब कितना कितना सॉइल हमारे इन कंटेनर्स में आ गया है। तो आपने क्या नोटिस करेंगे, जिस सॉइल में, जिस ट्रे में हमारे प्लांट्स उगे हुए थे उसमें हमारा सॉइल मिनिमम आएगा प्लस वाटर के साथ, और जिसमें हमारे प्लांट्स नहीं थे उसमें हमारा सॉइल बहुत सारा आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हमारे सॉइल को पकड़े रखते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पेज से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।